अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 17.5 क्वेश्चन नंबर 9। इफ f फ्रॉम a to b इज़ अ फंक्शन गिवन बाय f इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एलिमेंट्स क्या हैं, 1,5, 2,6, 3,7 एंड 4,8, वेयर a, अब a सेट 1 2 3 4 एंड b सेट है is equal to n, then write its domain, codomain and range. Also write the values of function of 2 and function of 4. अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर पहली दफ़ा आपके सामने फंक्शन लेकर आया है। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, देखिए हमने इसी एक्सरसाइज के शुरुआत में क्या सीखा था, ऑर्डर पेयर सीखे थे, फिर रिलेशंस सीखे। अब रिलेशंस, ये जो सारे रिलेशंस हमने बनाए हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो ये रिलेशंस में से कुछ होते हैं फंक्शंस। हम सारे रिलेशंस को फंक्शन नहीं कहते, लेकिन रिलेशंस में कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनको हम खास नाम देते हैं फंक्शन का। अब वो फंक्शन कैसे पहचान में आते हैं, उन फंक्शंस की क्या खासियत है, आज हम ये भी सीखेंगे इस वीडियो में। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में इफ़ f फ्रॉम a to b इज़ अ फंक्शन। अब यहाँ पर a to b एक फंक्शन है, ये वाला जो f यहाँ पर सेट दिया है ये कहता है कि ये सेट जो है एक फंक्शन है और इसके a सेट के एलिमेंट भी दिए हुए हैं 1 2 3 4 एंड बी सेट के एलिमेंट हैं इज इक्वल टू n। तो n का मतलब कि नेचुरल नंबर्स, तो b जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है। और राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। आल्सो राइट द वैल्यूज़ ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 एंड फंक्शंस ऑफ 4। तो यहाँ पर अब हमने बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले क्या करना है कि हमने डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को पहचानना है। तो डोमेन और रेंज तो हमने पिछले क्वेश्चंस में समझ लिए हैं। अब यहाँ पर नई चीज़ क्या आई है, कोडोमेन। तो कोडोमेन भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए सेट को लेते हैं जो हमें मिली हुई है। तो ए सेट हमें क्या मिला है, ए सेट मिला है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। और बी सेट किसके इक्वल है, बी सेट जो है वो n के इक्वल है। और n के नंबर्स क्या हैं, या n के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5। ये सारे काउंटिंग नंबर जो कि इनफाइनाइट होते हैं वो n नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और b सेट को यहाँ पर नेचुरल नंबर के इक्वल किया गया है। अब हमने सेट जो हमें मिला है वो सेट क्या है, f। तो f हमें मिला है वो भी लिखते हैं। इसके एलिमेंट हैं 1,5 2,6 3,7 और लास्ट में 4,8। तो अब ये वाला जो है एक रिलेशन है जिसको हम फंक्शन भी कहते हैं। अब इस फंक्शन में हमने ये पहचानना है, देखिए उसी रिलेशंस की तरह है जो हमने कुछ पिछले क्वेश्चंस में बनाए हैं, बस यहाँ पर इसको f का नाम दिया गया है और ये रिलेशन ही है। और रिलेशंस में कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनको हम फंक्शंस कहते हैं। अब ये एक फंक्शन है। अब फंक्शंस की खासियत क्या है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको फिर फंक्शन भी बताऊंगा कि फंक्शन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। देखें यहाँ पर याद रखें, ये वाला जो पहला सेट है देखें आप, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये जो सारे आपको फर्स्ट कंपोनेंट मिलते हैं ये ए सेट के मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने पिछले ही क्वेश्चन में क्या सीखा था, जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर डोमेन क्या बनते हैं, जो इस फंक्शन के फर्स्ट कंपोनेंट हैं। तो हम डोमेन पहले लिखेंगे, डोमेन का सेट बनाएंगे जिसमें 1 2 3 4। जो पहला कंपोनेंट होता है, और पहला कंपोनेंट कहाँ से हमें मिलता है, हमें ए सेट से मिलता है। अगर फंक्शन a to b है तो हमें a वाले सेट से जो मिलते हैं वो डोमेन होते हैं। और रेंज क्या है, रेंज भी आपने पिछले ही क्वेश्चन में समझे हैं। रेंज जो है ये रिलेशन के जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं उनको हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर रेंज क्या है, रेंज है 5 6 7 8। तो ये चीज़ें तो हमें पहले से आती हैं। अब बात करते हैं कोडोमेन। तो ये कोडोमेन क्या है, देखिए कोई भी मुश्किल नहीं है। जो हमें बी सेट मिला होता है, जो हमें आउटपुट वाला सेट मिला होता है, ए टू बी अगर फंक्शन है तो ए वाला सेट जो है उसको हम इनपुट कहते हैं, इनपुट वाला सेट। और जो बी सेट होता है वो आउटपुट वाला सेट होता है। और यहाँ पर जो आउटपुट का सेट है हम उसको कोडोमेन कहते हैं। यहाँ पर कोडोमेन कौन सा है, जो बी सेट है, जो कि बाद में अगर देखें इस तरह लिखा है ए टू बी, तो ये वाला सेट यहाँ पर कोई भी सेट होगा इसके एलिमेंट्स को हम कोडोमेन कहते हैं। और यहाँ पर जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स को हमेशा हम डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर कोडोमेन कौन से हैं,
बी सेट इज इक्वल टू बी सेट, और बी सेट किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, और एन के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, तो हमने इसको इस तरह करके लिखा। तो अब यहाँ पर एक बात समझें, रेंज और कोडोमेन में क्या फ़र्क है। रेंज भी अगर देखें तो रेंज भी हमने ये सेकंड कंपोनेंट लिए हैं जो कि बी सेट से ही हैं, तो रेंज हमेशा हम आउटपुट वाले सेट से लेते हैं। रेंज वो होते हैं जो इस फंक्शन में यूज़ हुए हैं, इस फंक्शन में बी सेट से जो एलिमेंट यूज़ हुए हैं उनको हम रेंज कहते हैं। यहाँ पर 5 6 7 8 यूज़ हुए थे, तो ये रेंज हैं, और ये किसके एलिमेंट हैं, ये बी के ही एलिमेंट हैं, लेकिन सारे एलिमेंट नहीं हैं जो इस फंक्शन में यूज़ हुए हैं, वो एलिमेंट रेंज कहलाते हैं। और जो पूरा का पूरा सेट होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट होते हैं उनको हम कोडोमेन कहते हैं। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उससे और बेहतर समझेंगे। तो यहाँ पर बाकी की दो चीज़ें हैं जिसमें हमने आल्सो राइट दी वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन ऑफ 2, तो फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए हमें। तो फंक्शन ऑफ 2 इस तरह कभी भी मिला है, तो यहाँ पर देखें कि 2 किसके साथ ऑर्डर पेयर में है, 2 एक डोमेन है और वो किसके ऑर्डर पेयर में है, अगर आप इसका ऑर्डर पेयर देखें तो 2 के साथ जो भी रेंज है वो इसकी वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पर f ऑफ 2 जो है इसकी वैल्यू 6 है। सेम इसी तरह f ऑफ 4 की जो वैल्यू बनती है, तो 4 के साथ यहाँ पर क्या है, 8 है, तो हम 4 की वैल्यू क्या बनाते हैं, 8 बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ ए सेट 0 1 2 3 4 and B set 2 4 6 8 10, then find whether the following relation from A to B are function or not। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें A एंड B सेट मिले हैं और इसके लिए कुछ रिलेशंस बने हैं, और उस रिलेशंस को हमने पहचानना है कि ये फंक्शन है या नहीं, और अगर फंक्शन है, इफ़ दे आर फंक्शंस फाइंड देयर टाइप्स, तो अगर ये फंक्शन है तो इसका क्या टाइप है या ये किस टाइप से हैं। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो ये पहचान करनी है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो अब यहाँ पर रिलेशंस क्या हैं, रिलेशंस तो अब आप अच्छी तरह सीख चुके हो। ये जो ए सेट और बी सेट हैं इनके हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के हमने कुछ सबसेट लिए, तो वो सबसेट जो हैं वो रिलेशंस कहलाते हैं। अब इन रिलेशंस में से भी कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनको हम एक अलग से नाम देते हैं फंक्शन का। अब फंक्शन क्या है तो ये थोड़ी सी समझेंगे हम। अब फंक्शन के लिए एक ही जुमला याद रखो कि डोमेन सेट का हर एलिमेंट सिर्फ एक ही आउटपुट देगा। अब डोमेन सेट कौन सा है, तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा था। जो हमें ए सेट मिलता है उसको हम डोमेन सेट कहते हैं, और इस डोमेन सेट का हम यहाँ पर एक और नाम देते हैं इनपुट सेट, इसको हम इनपुट वाला सेट भी कहेंगे। और जो दूसरा सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन, और कोडोमेन वाले सेट को हम यहाँ पर आउटपुट का भी नाम देंगे। तो इनपुट और आउटपुट का नाम देने से हमें यहाँ पर कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, आपने बुक में भी देखा है कि यहाँ पर मैपिंग डायग्राम बने हैं, तो मैपिंग डायग्राम बनने से जो एरो लगाते हैं तो उसके बाद हमें फंक्शन को पहचानना आसान होता है। तो हम पहले क्या करते हैं, मैपिंग डायग्राम बनाते हैं और उससे पहचानेंगे कि ये जो है फंक्शन में आता है या नहीं। तो मैपिंग डायग्राम में क्या होता है, इस तरह के दो दायरे बनाते हैं हम, एक ए सेट है और दूसरा बी सेट है, और इसका ए सेट को हम क्या नाम देते हैं, डोमेन, और बी सेट को कोडोमेन, और इनको एक और नाम देते हैं इनपुट, इसको आउटपुट। तो इसके एलिमेंट क्या हैं, मैं इसके एलिमेंट लिखता हूँ। एलिमेंट देके आपको ए सेट मिला है, आप ए सेट जो आपको मिला होगा आप उसके एलिमेंट यहाँ रखोगे 0 1 2 3 4, और बी सेट जो आपको मिला है वो कोडोमेन वाला सेट है, आउटपुट वाला सेट है, उसको हम यहाँ लिखेंगे उसके एलिमेंट्स को। तो ये जो हैं बी सेट के एलिमेंट हैं। अब ये हमने रखे, अब हम देखेंगे रिलेशन को। अब हमने सेट को नहीं देखना, सेट हमने यहाँ पर मैपिंग डायग्राम में बना लिए। अब हम देखते हैं रिलेशन को। तो रिलेशन में जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑर्डर पेयर हैं, उनको लिंक कर देंगे एरो के साथ। देखिए 0 जो है वो 2 के साथ इस ऑर्डर पेयर में है, तो हम 0 को एरो करते हैं 2 के साथ। फिर 1 4 के साथ है तो 1 को हम 4 के साथ एरो करते हैं, इस तरह लिंक बनाते हैं। और 2 जो है वो 6 के साथ, तो 2 को हमने 6 के साथ रखा, और 3 को हमने 8 के साथ रखा। अब ये जो हैं इनपुट के एलिमेंट हैं,
ये वाले जो पांचों एलिमेंट हैं ये इनपुट के एलिमेंट हैं, डोमेन के एलिमेंट हैं। तो अब हमें फंक्शन की डिफिनेशन क्या बताती है कि डोमेन सेट का हर एलिमेंट सिर्फ एक ही आउटपुट देगा। तो हर एलिमेंट, डोमेन सेट के हर एलिमेंट को एक आउटपुट देना ज़रूरी है। अगर किसी भी एलिमेंट ने आउटपुट नहीं दिया है तो वो फंक्शन नहीं कहलाता। अब यहाँ पर देखें कि इस रिलेशन में आपको ये वाला फॉर नहीं मिल रहा, ये वाला फॉर, यहाँ फॉर ज़रूर है लेकिन ये फॉर क्या है, ये रेंज की जगह पर है। तो ये सेकंड कंपोनेंट है और डोमेन कौन से हैं, वो फर्स्ट कंपोनेंट हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट में 4 एलिमेंट यूज़ हुए हैं जिसमें ये पांचवा एलिमेंट जो है यूज़ नहीं हुआ। तो फंक्शन के लिए क्या है कि ये डोमेन वाला सेट, ये सब के सब एलिमेंट यूज़ हो और सबका एक आउटपुट हो, किसी के 2 आउटपुट नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर फ़र्ज़ करें 3 के अगर 2 आउटपुट निकलते हैं तो वो भी फंक्शन नहीं होगा, और इस तरह अगर कोई मिसिंग है तो वो भी फंक्शन नहीं कहलाता। तो फंक्शन के लिए क्या है कि ये जो इनपुट वाला सेट है, इनपुट के जो एलिमेंट हैं ये सब के सब एक आउटपुट ज़रूर देंगे, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। अगर कोई इस तरह मिसिंग है तो वो फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या लिखेंगे, ये वाला जो है ये फंक्शन नहीं है। तो याद रखें रिलेशंस होते हैं। अब रिलेशंस में से कुछ खास होंगे जिनको हम फंक्शन कहेंगे। तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये एक रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो अब पार्ट 2 को देखते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं। अब ये दूसरा रिलेशन, तो देखें काम वही करना है, हमने फंक्शन को पहचानना है। फंक्शन के लिए क्या है कि डोमेन सेट का हर एलिमेंट सिर्फ एक ही आउटपुट देगा। अगर डोमेन सेट के एलिमेंट ने कोई आउटपुट नहीं दिया तो वो फंक्शन नहीं कहलाता, और अगर डोमेन सेट के किसी एलिमेंट ने 2 आउटपुट भी दिए तो वो भी फंक्शन नहीं कहलाता। तो जस्ट हमने यही चीज़ें जहन में रखनी है और इसके एरो बनाने हैं। देखिए मैपिंग डायग्राम जो है हमें फंक्शन को पहचानने के लिए आसानी करता है। तो यहाँ पर हम जब एरो देते हैं तो एरो से हमें मालूम होगा कि कौन सी जो डोमेन है वो अकेला रह गया है या इसके 2 आउटपुट हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ आएंगी आसानी से। अब देखें सबसे पहला वाला ऑर्डर पेयर क्या है, 0 को 10 के साथ लिंक करना है। देखिए ये 0 है, ये 10 है, तो हम हैरो कैसे बनाते हैं, हम इस तरह 0 को 10 के साथ मिलाते हैं। अब दूसरा वाला एलिमेंट क्या है 1 और 8, तो 1 को 8 के साथ मिलाते हैं तो ये एरो ऐसे आएगा। और फिर इसके बाद 2 6, तो 2 को लेते हैं और 6 के साथ ऐसे एरो देते हैं। इसके बाद अब 2 के साथ 4 है तो 2 से एक और एरो निकलता है 4 के लिए, और फिर यहाँ पर 3 को 4 के साथ लिंक करना है तो 3 के साथ इस तरह ये 4, और लास्ट में 4 के साथ 2 है तो 4 के साथ हम ये एरो बनाते हैं, 2 को लिंक करते हैं। तो अब यहाँ देखें आपका जो फर्स्ट वाला कंडीशन है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट मिसिंग ना हो या रह ना जाए। तो यहाँ पर डोमेन के सारे एलिमेंट ने एरो दिया है तो मतलब कि ये सारे एलिमेंट यूज़ हुए हैं। लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट 2 आउटपुट नहीं देगा। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो इसके 2 आउटपुट हैं, ये 4 के साथ भी है और ये 6 के साथ भी है। यहाँ भी देखें 2 जो है 4 के साथ भी है और 6 के साथ भी है। तो फंक्शन के लिए लाजमी है कि इसके जो डोमेन वाले एलिमेंट हैं ये एक ही आउटपुट देंगे, 2 आउटपुट नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो इस 2 के 2 आउटपुट हैं तो ये भी फंक्शन में नहीं आता। अब इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो अब ये पार्ट 3, तो पार्ट 3 में जो रिलेशन हमें मिला है यहाँ पर देखें 5 एलिमेंट्स हैं, 5 ऑर्डर पेयर हैं। तो हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर को लेते हैं जिसमें 0 लिंक है 2 के साथ, तो हम 0 को 2 के साथ लिंक करते हैं तो ये पहली वाली एरो। अब दूसरे में 1 4 के साथ लिंक है तो हम 1 को 4 के साथ लिंक करते हैं। फिर हम 2 को 6 के साथ तो 2 6 के साथ, और 3 8 के साथ है तो 3 8 के साथ, और लास्ट में 4 जो है वो भी 8 के साथ है। तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। अब अगर आप देखें तो आपके जो ये वाला सेट है डोमेन वाला, सारे एलिमेंट यूज़ हो चुके हैं, सब ने आउटपुट दिया है और सब ने एक एक आउटपुट दिया है। अब यहाँ पर इन दोनों इनपुट का एक आउटपुट है, तो जब 2 इनपुट एक आउटपुट देंगे तब चलेगा। हमने इस सेट को नहीं देखना, हमने इस सेट को देखना है। इस सेट में सारे एलिमेंट यूज़ हुए हैं और सब ने एक एक एरो निकाला है, एक एक एरो यहाँ पर लिंक हुआ है, तो ये फंक्शन कहलाता है।
तो अब उम्मीद है आपको समझ आ रही है इस वाले एरो को देखकर कि सारे एलिमेंट यूज़ हुए हैं और सारों ने एक आउटपुट दिया है। अगर आउटपुट सेम है, जैसे इन दोनों का आउटपुट सेम है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर एक इनपुट दो आउटपुट ना दे, तो ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन तो आ गया, तो अब आते हैं फंक्शन के टाइप्स की तरफ। तो देखें, फंक्शन की टाइप्स थोड़े से अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ ये समझाऊँगा कि 3 टाइप्स फ़िलहाल याद रखो। एक होता है इनटू, दूसरा होता है ऑन टू और तीसरा होता है वन वन। तो ये तीनों अगर आपने पहचान लिए तो बाकी चीज़ें भी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपने क्या देखना है, अब यहाँ पर आउटपुट, अब जब टाइप्स होंगे तो उसके लिए हम आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट में एक ऐसा एलिमेंट है जो रह गया है, जिसका कोई भी लिंक नहीं है। तो जब भी आउटपुट से कोई भी एलिमेंट रह जाता है, उस वाले फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। तो ये कौन से टाइप का है, इनटू का। तो वन वन भी आगे आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। फिलहाल आप इनटू और ऑनटू को समझें कि इनटू क्या है। इनटू मतलब कि इस वाले कोडोमेन वाले सेट से कोई भी एलिमेंट, एक या एक से ज़्यादा भी रह सकते हैं, तो कोई भी एलिमेंट रह जाता है जब बी सेट से, कोडोमेन वाले सेट से, तो वो इनटू फंक्शन कहलाता है। और अगर कोई भी एलिमेंट नहीं रहता, सारे एलिमेंट यूज़ होंगे, तो वो ऑनटू फंक्शन कहलाता है। अब इसके लिए मैं क्या लिखूँगा कि ये किस टाइप का है, ये इनटू फंक्शन है। इट इज़ अ इनटू फंक्शन। अब ये चौथा नंबर, तो चौथा नंबर देखें, इसमें हम एरो बनाएं अगर, तो 0 को 2 के साथ मिला देते हैं, तो फर्स्ट तो ये हो गया, और यहाँ पर 1 2 के साथ मिलता है तो ये सेकंड, फिर 2 2 के साथ मिलता है तो ये थर्ड, और फिर 3 2 के साथ, तो 3 को भी हम 2 के साथ इस तरह एरो बनाते हैं, और लास्ट में 4 जो है वो 8 के साथ है। तो अब यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये जो चारों एलिमेंट हैं, इन चारों का जो आउटपुट है वो एक ही आउटपुट है 2। तो देखें, हमने क्या देखना है फंक्शन के लिए, हमने इस वाले डोमेन सेट को देखना है कि सबका एरो आया, तो सबके लिए एरो आया है, और यहाँ से किसी का भी डबल एरो नहीं गया। यहाँ पर आउटपुट, ये वाला आउटपुट इन चारों का है, लेकिन यहाँ पर इनका कोई भी डबल आउटपुट नहीं है, सबका सिंगल आउटपुट है। इसका आउटपुट 2 है, इसका भी एक ही आउटपुट है, इसका भी एक ही आउटपुट है, और इसका भी एक ही आउटपुट है, और इसका भी एक आउटपुट है। तो हमने फंक्शन के लिए क्या पहचानना है कि सारों के आउटपुट हों, तो सारों के एरो गए हैं, और सबके एरो वन टाइम गए हैं, किसी भी एलिमेंट का डबल एरो नहीं गया। और आउटपुट का हमें कोई परेशान नहीं होना, चाहे इन सारों का आउटपुट एक ही होता, तो आउटपुट को हमने इस मामले में नहीं देखना। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो है एक फंक्शन है। तो अब हमने देखना है कि ये टाइप कौन सा है। तो टाइप में हमने क्या देखना है कि हमने अब इस सेट को देखना है कि इस सेट से अगर कुछ रह गया है तो वो इनटू है, अगर कोई नहीं रह गया तो वो ऑनटू है। तो यहाँ पर 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट रह गए हैं, तो यहाँ पर ये भी इनटू फंक्शन कहलाता है। तो इसका जो ये कोडोमेन सेट है, यहाँ से ये 3 एलिमेंट रह गए हैं जो यूज़ नहीं हुए हैं। तो हम क्या लिखते हैं इसको, इट इज़ अ इनटू फंक्शन। अब लास्ट रह गया है, लास्ट रिलेशन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का ये लास्ट रिलेशन है, तो सबसे पहले तो हम एरो बनाते हैं। तो 0 जो है वो 2 के साथ है, तो हमने एक एरो यहाँ से ऐसे बनाया, फिर 1 को 4 के साथ मिलाया, फिर 2 को 6 के साथ, देखें ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला जो है 3 को 8 के साथ, और लास्ट में 4 को 10 के साथ। अब यहाँ पर भी हमने पहले इस सेट को देखना है कि क्या सारे एलिमेंट यूज़ हो चुके। जी बिल्कुल, सारे एलिमेंट यूज़ हुए हैं, और सब ने एक ही आउटपुट दिया है, किसी ने 2 आउटपुट नहीं दिए, तो फंक्शन तो है। अब हमने देखना है इस वाले सेट में कि क्या ये कौन सा टाइप है। देखें, पिछले 2 टाइप इनटू टाइप थे, जिसमें यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट रह गया था। अब इसके जो है एलिमेंट, ये सब के सब यूज़ हो चुके हैं। तो ये जो बी वाला सेट है कोडोमेन वाला, अगर इसके सारे एलिमेंट यूज़ हो चुके हैं तो हम उसको कहते हैं ऑन टू। इन टू में क्या है, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जो यूज़ ना हो, वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर सारे के सारे एलिमेंट यूज़ हो चुके होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको ऑन टू कहते हैं। और यहाँ पर एक और बात देखें, अब 1-1 फंक्शन की बात आ गई है। तो 1-1 फंक्शन क्या है, देखें 1-1 फंक्शन में क्या है कि रिपीट नहीं होता। 1-1 फंक्शन हर डिफरेंट एलिमेंट का, हर डिफरेंट
इनपुट का डिफरेंट आउटपुट होता है, आउटपुट रिपीट नहीं होता। यहाँ पर कोई भी एरो रिपीट नहीं हुआ है और यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है ये 1-1 फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है। और अगर ऐसी रिलेशन जिसमें 1-1 फंक्शन भी और ऑन टू फंक्शन भी हो तो उसको हम एक अलग से नाम देते हैं, उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। हम लिखेंगे बोथ 1-1 या 1-1 एंड ऑन टू, तो ये दोनों में आता है तो इसका एक अलग से नाम भी है जिसको हम बाइजेक्टिव भी कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1-1 फंक्शन और 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस और नेदर ऑफ देम। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि कौन सा 1-1 फंक्शन है और कौन सा 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है या कौन सा दोनों नहीं है। तो यहाँ अब 1-1 फंक्शन की बात करते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। तो 1-1 फंक्शन क्या है, देखिए 1-1 फंक्शन का मतलब हर डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट हो, कोई रिपीटेशन ना हो। रिपीटेशन का मतलब देखिए यहाँ पर इन दोनों इनपुट का एक आउटपुट है, ये फंक्शन तो है लेकिन यहाँ पर इन दोनों इनपुट्स का आउटपुट जो है वो सेम है। तो 1-1 हमें क्या बताती है कि हर डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट हो। और यहाँ पर अगर आप इस वाले में देखें तो इन सारों का डिफरेंट आउटपुट है। तो इस तरह अगर है तो ये 1-1 फंक्शन कहलाता है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ देखें, यहाँ एक एलिमेंट रह गया है, जो एलिमेंट रहता है तो वो इनटू भी होता है। तो यहाँ पर ये वाला 1-1 फंक्शन भी है और इनटू फंक्शन भी है और ये वाला 1-1 फंक्शन है। हर इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट है, कोई रिपीटेशन नहीं है और कोई लेफ्ट नहीं है, कोई भी नहीं रहता इस तरफ। तो ये कौन सा है, 1-1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। और ये जो है 1-1 फंक्शन है लेकिन इनटू फंक्शन है। तो जो 1-1 फंक्शन हो और इनटू फंक्शन हो उसको हम कहते हैं इंजेक्टिव, जो कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जस्ट 1-1 फंक्शन लिखा है तो इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। और जो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है उसका दूसरा नाम है बाइजेक्टिव, जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ये जो है 1-1 भी है और ऑन टू भी है। 1-1 मतलब हर डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट है और यहाँ से कोई भी लेफ्ट नहीं है, कोई भी नहीं रहता। तो ये होता है ऑन टू एंड 1-1। तो ऑन टू एंड 1-1 होगा उसको हम कहते हैं 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। और ये जो है 1-1 फंक्शन और इनटू फंक्शन है तो इसको हम इंजेक्टिव या 1-1 फंक्शन कहते हैं। और ये जो तीसरा है, तीसरे में आप देखें तो यहाँ रिपीटेशन हुआ है, ये दोनों इनपुट इनका सेम आउटपुट है। और अगर देखें तो ये लेफ्ट है तो ये इनटू में आता है, लेकिन यहाँ पर इनटू फंक्शन के लिए नहीं पूछा जा रहा। यहाँ पर 1-1 और 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस को पहचानना है। तो ये ना 1-1 है ना 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो ये वाला 1-1 फंक्शन, ये वाला 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस और ये वाला नेदर ऑफ देम। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई है। हमने 1-1 फंक्शन और 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस को समझा। तो यहाँ पर इसके एक और बात भी मैं बता दूं कि यहाँ पर इन दोनों के सेट ए और सेट बी के एलिमेंट भी इक्विवेलेंट होते हैं, एक जितने होते हैं। यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं तो यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं और तीनों एलिमेंट डिफरेंट 3 एलिमेंट के साथ एरो बनाता है या लिंक बनाता है। तो इस तरह जो होगा वो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाता है। तो अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ P, Q एंड R 3 सेट हमें मिले हैं देन फाइंड। पार्ट 1 है अ फंक्शन f फ्रॉम P इंटू Q। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि P और Q का हो और वो इनटू फंक्शन हो। तो अब आप इतना जानते हैं कि P और Q का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं और उनके रिलेशंस बनाएंगे तो वो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन उन रिलेशंस में से कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो फंक्शन कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमने जस्ट एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि इनटू फंक्शन हो। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम दोनों का मैपिंग डायग्राम बनाएंगे। और इसको सेट P जो कि इनपुट और ये सेट Q जो कि आउटपुट। तो ये डोमेन और ये को डोमेन। तो यहाँ पर P के एलिमेंट क्या हैं, A, B, C और Q के एलिमेंट हैं X, Y, Z। अब हमने ऐसे इनको एरो करना है या इसके ऐसे पेयर बनाने हैं जो कि एक फंक्शन हो और वो इनटू फंक्शन हो। तो इनटू फंक्शन का आप समझ आ गई आपको कि इनटू फंक्शन में क्या होगा कि यहाँ से कोई ना कोई एलिमेंट लेफ्ट ज़रूर होगा। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी होंगे, लेकिन कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जो यहाँ से लेफ़्ट हो जिसका कोई भी इनपुट ना हो।
तो अब इसको हम कैसे एरो बनाएंगे, कैसे एक फंक्शन बनाएंगे। देखें, मैं ए को एक्स के साथ एक पेयर बनाता हूँ, फिर मैं दूसरा पेयर क्या बनाता हूँ, मैं बी को बी एक्स के साथ मिलाता हूँ। देखिए ये एक फंक्शन है, दोनों इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते। अब मैं इसको इसके साथ मिलाता हूँ तो ये y के साथ मिलता है। अब यहाँ पर देखें, ये जो z है ये लेफ़्ट है, और जब इस वाले कोडोमेन से कुछ लेफ़्ट होता है तो वो इनटू फंक्शन कहलाता है। तो इस तरह ये जो रिलेशन हमने यहाँ पर बनाई है ये एक फंक्शन है जो कि इनटू फंक्शन है p एंड q का। तो इसका मैं सेट कैसे बनाता हूँ, देखें, f सेट का नाम क्या देते हैं, f, क्योंकि यहाँ पर हमें f मिला है। तो यहाँ पर मैंने एक पेयर क्या बनाया था, a एंड x, और दूसरा पेयर p को x के साथ मिलाया है तो ये दूसरा, और तीसरा c को y के साथ मिलाया है तो c y। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो इनटू फंक्शन है, और ये फंक्शन p एंड q का है। इसी के साथ बाकी जो 3 और पार्ट्स रह गए हैं वो भी कर लेते हैं। बस हमने एक ही काम करना है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है। हमने मैपिंग डायग्राम को यूज़ करते हुए आराम से इसका फंक्शन बनाना है, और फंक्शन किस टाइप का बनाना है वो भी हमें मैपिंग डायग्राम से बहुत आसान होगा। तो अब नेक्स्ट करते हैं, तो और आसानी से आप लोग भी समझ जाओगे इंशाल्लाह। अब पार्ट 2 है अ फंक्शन g फ्रॉम r ऑन टू p। तो यहाँ पर ऑन टू फंक्शन बनाना है r और p का। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों मैपिंग डायग्राम बनाए हैं। तो r के जो एलिमेंट्स हैं p q r s, और p के एलिमेंट हैं a b c। तो अब यहाँ पर हमने ऐसा फंक्शन बनाना है, और ये फंक्शन में भी अब शर्त क्या है, ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ फंक्शन का टाइप क्या हो, ऑन टू। और ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू का मतलब कि इस कोडोमेन वाले से कोई भी लेफ्ट ना हो। तो अब यहाँ पर हम कैसे एरो बनाते हैं, मैं पहले p को a के साथ मिलाता हूँ, और q को भी मैं इस a के साथ मिलाता हूँ, फिर मैं r को b के साथ और s को c के साथ मिलाता हूँ, इस तरह करके। तो देखें, ऑन टू का मतलब क्या, कि यहाँ से इस कोडोमेन से कोई भी लेफ़्ट ना हो। तो यहाँ पर कोई भी अभी लेफ़्ट नहीं है, सारे एलिमेंट यूज़ हो चुके हैं, और यहाँ पर रिपीटेशन आई है। यहाँ पर ये वाला जो आउटपुट है ये इसका भी है और इसका भी है। तो फंक्शन तो है, फंक्शन क्या कहती है, यहाँ से कोई भी लेफ़्ट नहीं है और किसी के भी दो आउटपुट नहीं है। अब यहाँ पर ये फंक्शन है और ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन मतलब कि यहाँ से कोई भी लेफ्ट नहीं है। अब पार्ट 3 है अ फंक्शन h फ्रॉम p टू r विच इज़ इंजेक्टिव। अब ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि इंजेक्टिव हो। तो इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब किसी भी दो इनपुट का सेम आउटपुट नहीं होगा, ये इंजेक्टिव का डिफिनेशन है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे हम, देखें, a को मैं p के साथ मिलाता हूँ, b को q के साथ और c को r के साथ। तो यहाँ पर ये इंजेक्टिव कहलाता है। डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो ये होता है इंजेक्टिव। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके अगर मैं एलिमेंट्स बनाऊँ तो एलिमेंट्स क्या बनते हैं, सेट क्या बनता है, देखें, a को p के साथ बनाया, b को q के साथ और c को r के साथ। तो ये एक रिलेशन है जो फंक्शन भी है। यहाँ पर पार्ट 3 हो चुका। मैंने पार्ट 2 का ये वाला रिलेशन नहीं लिखा, तो आप खुद से भी लिख सकते हो मैपिंग डायग्राम को देखकर। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। अब ये लास्ट पार्ट है अ फंक्शन k फ्रॉम q टू p विच इज़ बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव क्या है, बाइजेक्टिव का मतलब कि वो 1 1 फंक्शन भी हो और वो ऑन टू फंक्शन भी हो। तो 1 1 फंक्शन का मतलब कि हर डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट हो, कोई रिपीटेशन ना हो, और ऑन टू का मतलब कि इस वाले सेट से कोई भी लेफ्ट ना हो, कोई भी रिमेनिंग नहीं हो। तो एक बात याद रखें, यहाँ पर बाइजेक्टिव तभी हो सकता है जब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, एक जितने होंगे। यहाँ देखिए क्यू सेट के एलिमेंट कितने हैं, 3, पी सेट के भी एलिमेंट 3 हैं। तो यहाँ पर बाइजेक्टिव तभी बन सकता है जब दोनों सेटों के नंबर ऑफ एलिमेंट एक जितने ही हों, मतलब कि वो दोनों इक्विवेलेंट हों। तो अब यहाँ पर मैं सिंपल से इन तीनों को अलग अलग इस तरह एरो दे सकता हूँ। अब देखिए 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यहाँ से कोई भी लेफ्ट नहीं है, तो ये इस तरह बाइजेक्टिव कहलाता है। तो अब इसका अगर मैं फंक्शन लेता हूँ तो कैसे बनेगा, x को मैंने a के साथ मिलाया, y को मैंने b के साथ और लास्ट में z को c के साथ। तो ये एक फंक्शन बनता है q एंड p का, जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो इसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है, और ये जो एक्सरसाइज और इसके साथ जो ये चैप्टर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। बस इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज रहता है जिसमें MCQs वगैरह होंगे।
तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।